हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जॉब अड्डा पे। दोस्तों आई होप आप सभी लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। दोस्तों हमने जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू की जो सीरीज़ का जो 3 लेक्चर जो है वो कर लिए हैं। देन आज मैं चौथा लेक्चर जो है लेकर के आप सभी के सामने हाजिर खिदमत हूँ। तो हम चौथे लेक्चर में आज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। देन अपने लेक्चर की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की शुरुआत जो है वो एक शेर से की जाए, जो आपका बड़ा एक ज़ौक़ रहता है। तो आप ज़ौक़ वाले लोग हो तो ज़ौक़ वाले लोगों के लिए शेर जो है वो ज़रूरी बन जाता है। तो चलिए हम शेर आज पढ़ेंगे महराज फैज़ाबादी साहब का। महराज फैज़ाबादी मेरे पसंदीदा शायरों में से एक शायर हैं, बहुत अजीज़ है मुझे वो। मैंने उनकी शायरी को बहुत पढ़ा है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के बाद अगर मुझे कोई शायर पसंद आया तो वो महराज फैज़ाबादी साहब हैं। तो महराज फैज़ाबादी साहब बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं, आप भी इसको सुनिएगा। तो महराज फैज़ाबादी साहब लिखते हैं कि बिगड़ती आँखों के मंज़र नहीं देखे जाते, बिगड़ती आँखों के मंज़र नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते। फिर कहते हैं उनसे मिलना है, उनसे मिलना है, तो उनसे मिलना है तो सादा मिजाजी से मिलो, उनसे मिलना है तो फिर सादा मिजाजी से मिलो, आईने बेस बदल कर नहीं देखे जाते, आईने बेस बदल कर नहीं देखे जाते। कहते हैं कि वज़ादारी तो बुज़ुर्गों की अमानत है मगर, वज़ादारी तो बुज़ुर्गों की अमानत है मगर, पर अब मुझसे ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते, पर अब मुझसे ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते। और लास्ट में बड़ी ज़्यादा खूबसूरत बात करते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी जीना है, ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लाजिम हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते। ठीक है, एग्ज़ाम अगर देना हो, आप सभी लोगों को एग्ज़ाम अगर देना हो, एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जाना हो तो फिर किताबें नहीं देखी जाती। कितनी किताबें हैं कितनी नहीं, बस पढ़ते जाओ बस। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपके साथ इसके पहले 3 लेक्चर जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू के ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपके साथ फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया सोर्सेज को, डिस्कस किया मैंने आपके साथ। ठीक है, सोर्सेज डिस्कस कर दिए, इनडायरेक्ट सोर्सेज मैंने बता दिया था आपको कि ये किस वे में इनडायरेक्ट हैं। देन उसके बाद मैंने आपके साथ इम्पॉर्टेंट किताबें डिस्कस की, इम्पॉर्टेंट बुक्स डिस्कस की। एग्ज़ाम में इन बुक्स के रिलेशन में आपको एग्ज़ामिनर पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके साथ और क्या डिस्कस किया, मैंने आपके साथ कुछ अर्ली रूलर डिस्कस किए, अर्ली रूलर डिस्कस किए। ठीक है, अर्ली रूलर डिस्कस किए, जिसमें मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 डायनेस्टियाँ हुई, राय डायनेस्टी, उसके बाद धर डायनेस्टी और फिर उसके बाद देव डायनेस्टी। ये जो आपकी डोगरा डायनेस्टी है ये देव डायनेस्टी से ही निकली हुई है, डोगरा डायनेस्टी देव डायनेस्टी से ही निकली हुई है। ये सभी लोग एक दूसरे का पार्ट हैं, अलग नहीं है, सभी लोग एक दूसरे का पार्ट हैं। ये जितने भी किंग्स हैं जम्मू के अंदर, जितने भी रूलर आए, इन सबको सूर्यवंशी किंग कहा जाता है, सूर्यवंशी किंग कहा जाता है। बिकॉज कि ये भगवान राम यानी कि लॉर्ड राम जी की नस्ल से थे, उनके डिसेंडेंट थे, उनके यानी कि जो बेटे कुश थे उनके ये डिसेंडेंट थे। दैट्स वाई इनको सूर्यवंशी किंग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को जो है वो समझ आ गया होगा। तो अब इसमें समझना इतना क्या है, आज हम बात करेंगे देव डायनेस्टी की। ठीक है, 2 डायनेस्टी की मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ, उसके इम्पोर्टेंट जो फीचर इम्पोर्टेंट चीज़ें थी बस
वो मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। क्योंकि हम इसमें इतना ज़्यादा डीपली क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसको इतना ज़्यादा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि वी हैव नो प्रोमिनेंट सोर्सेज। तो प्रोमिनेंट सोर्सेज के ना होने की वजह से जम्मू की हिस्ट्री हमारे पास एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर नहीं है, तो इसीलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है वो उठाया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी का रूल कब से कब तक होता है? देव डायनेस्टी का रूल होता है 840 से 1816 तक। ठीक है, 1816 तक इसका रूल जो है वो चलता है। तो देव डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर आते हैं? देव डायनेस्टी में ऑलमोस्ट आई थिंक 22-23 रूलर, 22-23 रूलर जो हैं वो आते हैं। तो वो सारे इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, देव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? सबसे पहला रूलर देव डायनेस्टी का कौन है? सबसे पहला रूलर है देव डायनेस्टी का सूरज देव। ठीक है, सूरज देव के लिहाज से क्या इम्पोर्टेंट है? सूरज देव जो है इस डायनेस्टी का फाउंडर है। सबसे पहली बात, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ देव डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ देव डायनेस्टी। देन उसके बाद सूरज देव क्या है? सूरज देव जो है वो हिंदू शाही रूलर्स के अंडर काम करता था। मैं आपको पहले साइड पे एक चीज़ बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देव डायनेस्टी जब स्टार्ट हुई है, देव डायनेस्टी के पहले मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स जो थी वो रूलर्स के साथ होती थी। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो जम्मू की टेरिटरी थी वो इंडो पार्थियन, इंडो ग्रीक के अंडर भी चली गई थी, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद कुछ छोटी प्रिंसली जो स्टेट्स थी, जो कबीले थे, प्रिंसिपैलिटी जो छोटी छोटी बन गई थी, लाइक कि आपके जो फॉरनर ट्रैवलर थे वो एज ए जागीरदार, एज ए राजा, एज ए राजंका जो है यहाँ पे काम करने लगे। मतलब अदर पावर जो दूसरी पावर्स का राइज भी यहाँ पे हो गया। तो अब ये जो आपकी देव डायनेस्टी है ये इसी ही टाइम पीरियड में कुछ जो है इसका जो है वो राइज होता है। तो ये जो है दूसरे पावर्स के रूल अंडर द शेडो ऑफ अदर पावर, अंडर द शेडो ऑफ अदर पावर। ठीक है, ये दूसरों के अंडर जो है वो रह करके रूल करती थी। देन उसके बाद एक किंगडम था, हिंदू शाही किंगडम था एक, ठीक है, जिसके आपने नाम सुना होगा, राजा जयपाल, राजा जयचंद, जिनकी अक्सर लड़ाइयाँ जो थी वो आपके महमूद गजनवी, सुबुक्तजिन के साथ जो है वो हुई हैं। तो हिंदू शाही किंगडम के साथ ये लोग बहुत लॉयल थे, हिंदू शाही किंगडम के साथ, मतलब उन लोगों की सपोर्ट करते थे और उन लोगों के एक तरीके से अंडर ही काम करते थे। दूसरी बात ये, और तीसरी बात मैं आपको देव डायनेस्टी के, मैंने ये बोझ सूरज देव रोक दिया, उसके पहले मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो देव डायनेस्टी के हवाले से और क्या है, देव डायनेस्टी के बीच में टाइम पीरियड में यहाँ पे जम्मू में 2 ट्राइब हुए, एक हुआ के खोखर्स और एक हुआ गुर्जर्स एंड गुर्जर्स, 2 ट्राइब हुए ये, एक खोखर्स और एक गुर्जर्स। ये ट्राइब आपके कहाँ पे हुए? ये ट्राइब आपके चनाब और सतलुज की जो हिलीज एरियाज़ हैं वहाँ पे हुए। ये बहुत ही पावरफुल ट्राइब थे। इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ट्रबल जो है वो देव रूलर्स के साथ क्रिएट किया। स्पेशली आपके जो हैं ये जो इनिशियल जो आपके रूलर्स हैं, पहले जो रूलर्स हैं, शुरू के जो रूलर्स हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट किया। देन उसके बाद आपके जो क्या नाम है, मालदेव हैं, देन उनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट किया इन्होंने। मालदेव के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ट्रबल जो है इन लोगों ने क्रिएट करा था। तो ये बहुत ही पावरफुल थे। इनकी वजह से जो देव रूलर थे, देव के कुछ रूलर थे, इन्हीं की वजह से जो है वो मोहम्मद गोरी
गौरी के अंडर भी काम किया उन लोगों ने। किसके अंडर? मोहम्मद गौरी के अंडर। आपने मोहम्मद गौरी का नाम जो है वो सुना होगा, आगे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा। मोहम्मद गौरी के अंडर भी देव डायनेस्टी के कुछ रूलर्स ने जो है वो काम किया है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी ये देव डायनेस्टी के लिहाज से, जो मैंने जो है आपके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं सूरज देव पे दोबारा से, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब देव डायनेस्टी के सूरज देव जो है फर्स्टली वो फाउंडर हैं, देन उसके बाद शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही डायनेस्टी के अंडर काम करते हैं, ठीक है, डायनेस्टी और किंगडम, ठीक है, इसके अंडर काम करते हैं, ठीक है, मतलब उसकी सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद सूरज देव के हवाले से एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनकी एक बीवी थी जिनका नाम था नीला रानी। नीला रानी, नीला रानी उनका नाम था। और नीला रानी ने क्या परफॉर्म करा था? सती परफॉर्म करा था। शी परफॉर्म्ड सती। तो सती परफॉर्म करा था सूरज देव की वाइफ यानी कि नीला रानी ने, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं जो दूसरे रूलर हैं देव डायनेस्टी के अंदर, वो हैं आपके भोजदेव। बस शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। भोजदेव, भोजदेव आ जाते हैं आपके दूसरे रूलर, आपके भोजदेव आ जाते हैं। भोजदेव के लिहाज से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? भोजदेव के लिहाज से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि भोजदेव भी जो हैं शाही डायनेस्टी के अंडर काम करते हैं, शाही किंगडम के अंडर, ठीक है। हिंदू शाही किंगडम जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, वहाँ पे हिंदू शाही किंगडम था, उनके अंडर जो थे ये लोग काम किया करते थे। देन उसके बाद भोजदेव के हवाले से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि भोजदेव जब जैसे मैंने आपको बताया कि सबुक्तजिन और महमूद गजनवी की लड़ाइयाँ होती थी, किनके साथ? हिंदू शाही किंगडम के साथ, मतलब कि जयपाल के साथ, जयचंद के साथ। तो जयपाल के साथ सबसे पहली लड़ाई किसकी हुई? सबसे पहली लड़ाई हुई सबुक्तजिन की। सबुक्तजिन, सबुक्तजिन जो हैं ये फादर हैं किसके? फादर हैं गजनी के, गजनी के फादर हैं, ठीक है, ठीक है। पहली लड़ाई हुई सबुक्तजिन के साथ, कब, किसके टाइम पीरियड में हुई? भोजदेव के टाइम पीरियड में हुई। अब जब सबुक्तजिन और जयपाल की लड़ाई हुई, जयपाल की लड़ाई हुई, तो जयपाल ने मदद मांगी भोजदेव से, ठीक है, भोजदेव ने इसकी मदद करी, ठीक है। इस टाइम पीरियड में भोजदेव ने इसकी मदद करी अगेंस्ट सबुक्तजिन, मतलब भोजदेव और जयपाल दोनों एक साथ हैं अगेंस्ट सबुक्तजिन। और भोजदेव की यहाँ पे क्या हो जाती है? ये मारा जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे इस लड़ाई में मारा जाता है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये लॉयल है यहाँ पे। देन उसके बाद ये इसी डायनेस्टी की सपोर्ट करता है जयपाल के साथ अगेंस्ट सबुक्तजिन, और ये क्या है? मारा जाता है। देन उसके बाद इसके लिहाज से और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? भोजदेव का एक डिसेंडेंट था, फिफ्थ डिसेंडेंट, जिसका नाम था मानिक देव। मानिक देव इसका नाम था। और इसने एक टाउन की एस्टैब्लिशमेंट करी, एक टाउन बनाया जिस टाउन का नाम रखा मनकोट। मनकोट इसने नाम रखा उस टाउन का। और उसके बाद इसकी लिनिएज के अंदर, मतलब कि मानिक देव की लिनिएज के अंदर जितने भी लोग आए, मानिक देव ही इज़ द फिफ्थ डिसेंडेंट ऑफ भोजदेव। एंड मानिक देव ने जब मनकोट की एस्टैब्लिशमेंट करी, टाउन बनाया, उसके बाद इसकी लिनिएज में जितने भी लोग गुजरे, मानिक देव की लिनिएज में जितने भी लोग गुजरे, वो एज ए प्राइड के तौर पे अपने आप को क्या कहते थे? मनकोटिया, ठीक है। मानिक देव, fifth descendant of Bojdev, established a town named Mankot and his lineage क्या कहलाते थे? वो क्या कहलाते थे? मनकोट क्या कहलाते थे। उसकी लिनिएज के जितने भी लोग थे, उसकी लिनिएज में मतलब नस्ल में जो भी लोग आते थे, वो अपने आप को एज ए प्राइड के तौर पे मनकोटिया जो थे वो कहलाते थे। उसके बाद आपके आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं आगे। उसके बाद आपके आ जाते हैं तीसरे, आपके आ जाते हैं
अवतार देव, अवतार देव आप क्या जाते हैं, ठीक है, अवतार देव आ जाते हैं। पहली ये भी शाही रूलर्स के साथ लॉयल हैं, हिंदू शाही किंगडम के साथ लॉयल हैं, ठीक है, लॉयल टू हिंदू शाही किंगडम, या ब्रैकेट में लिख देता हूँ लॉयल, ठीक है, लॉयल टू हिंदू शाही किंगडम। देन उसके बाद अब पहले भोजदेव की लड़ाई हुई किसके साथ, मतलब किसकी सपोर्ट करने में, जयपाल की सपोर्ट करी उसने अगेंस्ट सबुक्तजिन। अब वहाँ पे भोजदेव मारा गया, जयपाल नहीं मारा गया, ठीक है, भोजदेव मारा गया। अब यहाँ पे जयपाल की लड़ाई होती है, यहाँ पे जयपाल की लड़ाई किसके साथ होती है, गजनी के साथ, यानी कि सबुक्तजिन के बेटे के साथ, गजनी के साथ लड़ाई होती है किसकी, जयपाल की। अब जयपाल फिर मदद मांगता है, किसके, देव रूलर से मदद मांगता है, यानी कि कौन किससे मदद मांगता है, अवतार देव से मदद मांगता है। तो अवतार देव अपने भाई को, ब्रदर को भेजता है, अवतार देव, ये अवतार देव अपने भाई को भेजता है जिसका नाम होता है प्रहलाद को भेजता है अगेंस्ट गजनी, अब ये सबुक्तजिन का बेटा है गजनी, और इसकी भी लड़ाई होती है जयपाल के साथ। देन जयपाल मदद मांगता है अवतार देव से, अवतार देव अपने भाई प्रहलाद को भेजता है, और प्रहलाद और जयपाल दोनों इस लड़ाई में जो है वो मारे जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, ठीक है, जयपाल भी मारा जाता है, और देन प्रहलाद यानी अवतार देव का जो भाई है वो भी इस लड़ाई में मारा जाता है। इसके लिहाज से ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपकी आ जाती है, देन उसके बाद आपका आ जाता है जसदेव, चौथा जसदेव के लिहाज से कोई इतना चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये एक टाउन की एस्टैब्लिशमेंट करता है, ये ही आल्सो लॉयल टू हिंदू शाही किंगडम। देन उसके बाद ये एक टाउन की एस्टैब्लिशमेंट करता है जिस टाउन का नाम रखता है जसरोटा, जिसका नाम क्या रखता है, जसरोटा। सेम वही कि इसकी लिनिएज के लोग अपने आप को क्या कहते हैं एज ए प्राइड के तौर पर, जसरोटिया। असी तो जसरोटियाँ भाई, ओपले क्या कहते नहीं, असी तो मनकोटिए हाँ, ये क्या कहते असी जसरोटी हैं। तो ऊपर वाले अपने आप को एज ए प्राइड के तौर पे मनकोटिया यानी कि मानिक देव यानी कि भोजदेव का 5th डिसेंडेंट मानिक देव एस्टैब्लिश्ड अ टाउन जिसका नाम रखता है मनकोट, और उसकी लिनिएज के लोग, उसकी नस्ल के लोग एज ए प्राइड के तौर पे अपने आप को मनकोटिया कहते हैं। यहाँ पे जसदेव एस्टैब्लिश अ टाउन नेम्ड दैट इज़ जसरोटा, एंड उसके जो लोग हैं, उसके जो नस्ल के आगे लोग हैं, वो एज ए प्राइड के तौर पर अपने आप को जसरोटिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देन उसके बाद आपका 5th आता है दोस्तों, 5वां आपका आ जाता है संग्राम देव। संग्राम देव आ जाता है उसके बाद संग्राम देव के लिहाज से एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये पहला इंडिपेंडेंट रूलर है। ठीक है, अभी तक मैं आपको क्यों बता रहा था कि ये लॉयल टू हिंदू शाही किंगडम, लॉयल टू हिंदू शाही किंगडम, लॉयल टू हिंदू शाही किंगडम, बार बार मैं रिपीट कर रहा था। अब संग्राम देव के पास जो है वो कहानी चेंज हो जाती है, ये पहला इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये किसी के साथ वो नहीं है, मतलब इसको कोई मजबूर नहीं कर सकता मेरे साथ सपोर्ट करो ना करो, मतलब अब ये इंडिपेंडेंट है, अब पूरी पावर इसी के हाथ में है। तो इसके लिहाज से ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। देन अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 6th पे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका 6th जिसका नाम है जसकार देव। जसकार देव, ठीक है, जसकार देव। अब क्योंकि भाई अब पावर शावर तो आ गई है, आपको पता है संग्राम देव के टाइम में इंडिपेंडेंट हो गए हैं। जसकार देव जो है भाई उसका सक्सेसर वो भी इंडिपेंडेंट है। तो जसकार देव बंदा ऐसा था कि प्यार कर बैठा, किसी मतलब बीवी होते हुए किसी और के साथ प्यार कर बैठा।
तो अब भाई एक बंदी होते हुए दूसरी बंदी के साथ प्यार कर लोगे तो अब बंदी तो नाराज़ होगी ना तुम्हारी, तो प्रॉब्लम तो होगी। अब जसकार देव ने बोला यार कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लो, अपनी बीवी को बोला कंप्रोमाइज़ कर लो, कोई बात नहीं। अबे हम तुमसे भी तो प्यार करते हैं ना, तुमसे भी मोहब्बत करते हैं, तो उनसे भी कर लेते हैं, ठीक है। अब तुमसे कर लिए, उससे कर लिए, बात क्या है, दोनों तो बराबर ही हो गई। तो बीवी ने कहा नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तुम बंदे इतने ख़राब क्यों होते हो, किसी भी बंदी को उठा के ले आते हो मतलब। तो इस बंदे को एक बंदी से प्यार हो गया, ठीक है। तो जब वो उसको घर में लाया तो इसकी बीवी जिसका नाम था परमेश्वरी जिसका नाम था, ये परमेश्वरी भी जसकार देव से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, परमेश्वरी को दूसरी बंदी का लाना पसंद नहीं आया, तो परमेश्वरी ने क्या करा, गंगा में कूद कर जान दे दी, गंगा में कूदी और जान दे दी। उसके बाद जसकार देव भी, मैंने बोला आपको मोहब्बत करता है भाई उसके साथ, तो जसकार देव ने इसकी मोहब्बत में इसको याद रखने के लिए उसकी याद में एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया। जो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया, तवी के पास, जिसका नाम है दक्की परमेश्वरी दक्की परमेश्वरी, जिस टेम्पल का क्या नाम है, दक्की परमेश्वरी, यानी कि अपनी बीवी की याद, जिसका नाम परमेश्वरी था। तो कहानी मैंने सुना दी आपको। तो परमेश्वरी था, उसकी याद में उसने गंगा में कूद के अपनी जान दे दी। देन जसकार देव ने उसकी याद में एक टेम्पल बनाया जिसका नाम रखा दक्की परमेश्वरी। ओके, देन उसके बाद आपका आ जाता है, ये कौन सा हो गया, 6वां हो गया, 7वां है उसका, क्या नाम है, 6वां जसकार देव, 7वां आ गया आपका बाजदेव या बाजदेव, ठीक है। बाजदेव के लिहाज से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बाजदेव के लिहाज से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अब यहाँ कहानी चेंज हो जाती है, यहाँ पे कहानी चेंज हो जाती है, बाजदेव के पास कहानी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे पिछले जितने भी रूलर, इनिशियल रूलर जो मैंने बताया आपको, जैसे सूरज देव, बोझ देव, उसके बाद जसकार देव, अवतार देव, जितने भी ये पिछले बताए, लॉयल टू हिंदू किंगडम, ठीक है। जसकार देव इंडिपेंडेंट है, उसके बाद संग्राम के बाद जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर है। बट बाजदेव के पास जो है वो थोड़ा सा मसला जो है वो अलग हो जाता है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया 2 ट्राइब थे, एक का नाम था खोखर्स और एक का नाम था गुर्जर्स। ये ट्राइब अपने आप में दोनों जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे। ये क्या करते थे, ट्रबल क्रिएट करते थे अगेंस्ट देव रूलर, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड में, बाजदेव के टाइम पीरियड में, इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ट्रबल क्रिएट कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, बंदा बहुत परेशान हो गया। तो इसने क्या करा, इसको और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था शायद उस वक्त में, तो इसने एक काम करा, इसने क्या करा कि एक बंदा था जिसका नाम है मोहम्मद गोरी, आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद गोरी, उसके साथ हाथ मिलाया, किनको, सबक सिखाने के लिए, किसको सबक सिखाने के लिए, उन ट्राइब्स को जो उनके खिलाफ एक ट्रबल क्रिएट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, ठीक है। हर दिन परेशान, हर दिन नई मुसीबत, ठीक है। तो सुबह सुबह उठे तो भाई वज़ीर आए, बोले महाराज ये हो गया, बोले ई ससुरा का कुछ करना पड़ेगा, पहले ई ससुरा का कुछ करेंगे उसके बाद हम रात को सोएंगे। तो उसने मोहम्मद गोरी के साथ हाथ मिलाया। अब मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद गोरी 1191 बैटल ऑफ तैराइन याद होगी आपको, किसके साथ हुई थी, अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया। क्यों हारा, हिस्टोरियन कहते हैं कि मोहम्मद गोरी घोड़े पे जो है वो चढ़ के लड़ना जानता था, ठीक है। और घोड़ों ने
पहली बार हाथियों को देखा था, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो बाहर से आया था, तो इंडिया में जितनी भी पुरानी जंगें होती थी वो हाथी पे बैठ कर हुआ करती थी। तो गौरी जो था, मतलब हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई दूसरी बार ये जीत गया, पहली बार हार गया, मतलब क्या रीज़न क्या है। तो गौरी जो था ये पहली बार, हिस्टोरियन एक रीज़न, मतलब एक रीज़न मैं बता रहा हूँ जो देते हैं कि भाई घोड़े जो थे ना वो हाथियों को देख के डर गए, और ये क्या जानवर आ गया भाई। तो गौरी जो है वो पहली जंग हार जाता है। उसके बाद 1192 में दोबारा से बैटल ऑफ तराइन होती है। बैटल ऑफ तराइन होती है, वो सैम बंदे के अगेंस्ट होती है, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट होती है। देन इस बैटल में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी क्या होता है, जीत जाता है। अब ये है भाई डेडिकेशन है, ये आप किसी भी वे में ले लो, कौन है ये बंदा, कैसा है, किसका क्या सोचना है, इस पे डजेंट मैटर। बट ये है कि आप इसका डेडिकेशन देखो कि पहली लड़ाई हारा, एक ही साल के अंदर बंदे ने कितनी मेहनत करी, जिससे हारा फिर उसी से जा कर के एक साल के अंदर जीत गया। ये होता है डेडिकेशन, ये इंसान के अंदर होना चाहिए, ठीक है, वो किसी भी वे में हो, ठीक है, कम से कम काम तो किया ना उस बंदे ने, ठीक है। तो मतलब ये है कि कुछ भी करो आप इस दुनिया में, अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन डेडिकेटेड होकर के करो, इतनी मतलब हार्ड वर्क से करो कि बस मज़ा आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ठीक है। मोहम्मद गौरी ने एक साल मेहनत करी, उसके बाद ये बैटल ऑफ तराइन जो है अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान जीत गया। अब यहाँ पे मोहम्मद गौरी की इस बैटल के अंदर, इस बैटल ऑफ तराइन के अंदर बाजदेव ने मदद करी, और सिर्फ मदद नहीं करी, बहुत ज़्यादा आर्मी भेज दी, और इवन के अपने बेटे इसके बाद जो रूलर है नरसिंह देव को भेज दिया, नरसिंह देव को भी भेज दिया, ठीक है, अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट भेज दिया गौरी की सपोर्ट में। तो कहते हैं, हिस्टोरियन लिखते हैं कि नरसिंह देव जो था, इसी ने खांडे राव जिसका जो पृथ्वीराज चौहान का भाई था, खांडे राव जो पृथ्वीराज चौहान का भाई था, इसी बैटल के अंदर बैटल ऑफ तराइन में खांडे राव को नरसिंह देव ने मारा है। ये बात कहते हैं हिस्टोरियन। और एक बुक आती है जो परवेज़ दीवान साहब ने लिखी है। परवेज़ दीवान एक काफ़ी अच्छे स्कॉलर हैं, और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कश्मीर के हैं वो, तो दिल्ली सेंट स्टीफन कॉलेज से वो ग्रेजुएट हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ जम्मू, बड़ी डिटेल्ड, मतलब वो एक रिसर्च के बाद लिखी गई है वो किताब। उसमें ये चीज़ मेंशन करते हैं कि नरसिंह देव ने खांडे राव को मारा बैटल ऑफ तराइन में, जब बाजदेव ने उसकी मदद करी, उसकी सपोर्ट करी। तो यहाँ तक मैंने आपको कुछ रूलर्स बताए। इसके बाद इतने कोई इम्पोर्टेंट रूलर नहीं है। इसके बाद आपके सिर्फ 2 रूलर बच जाते हैं इम्पोर्टेंट। एक आपका बच जाता है मालदेव, इम्पोर्टेंट बच जाता है, और उसके बाद आपका रंजीत देव इम्पोर्टेंट बच जाता है, ठीक है, रंजीत देव इम्पोर्टेंट बच जाता है। इन दो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जम्मू को, बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट किया, यानी कि देव डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन 2 लोगों का, रंजीत देव का और मालदेव का। रंजीत देव से आप परेशान ना हो, रंजीत देव अलग है, रंजीत सिंह अलग है, ठीक है, रंजीत सिंह अलग है। रंजीत सिंह कौन है, सिख रूलर है। ये कौन है, ये आपके सूर्यवंशी रूलर, यानी कि जम्मू की देव डायनेस्टी के रूलर हैं, लास्ट पावरफुल रूलर। इसके बाद कुछ वीक रूलर आते हैं, जैसे आपको जीत सिंह आपको किताबों में लिखा हुआ नज़र आएगा। तो वो जीत सिंह रूलर नहीं थे, मतलब लास्ट रूलर माना जाता है उनको भाई, तो वो इतना नहीं था। लास्ट अच्छे से अगर किसी ने रूल किया है फाइनल, उसके बाद ये रंजीत देव पे है वो कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद कोई इतना बड़ा मसला नहीं बचता। तो उसके बाद आपका जो रंजीत देव के बाद जो आपका जो रूल है वो सिखों के अंडर चला जाता है, सिख रूल के अंडर चला जाता है, यानी कि आपके रंजीत सिंह के अंडर चला जाता है। तो फिर कुछ देर आपके महाराजा गुलाब सिंह जो थे, जो राजा गुलाब सिंह, जिनको महाराजा से पहले राजा गुलाब सिंह कुछ देर सिख रूल के अंडर जम्मू की टेरिटरी पे काम करते हैं। देन आपको पता है उसके बाद कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई।
ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, अमृतसर हुई, ठीक है, 20 मार्च 1846 को हुई ना ये ट्रीटी। तो 20 मार्च के बाद महाराजा गुलाब सिंह क्या हो गए, पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के क्या हो गए, रूलर बन गए। पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट इनके अंडर आ गई, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप सभी लोगों को बड़े ही क्लियर और सही अंदाज में समझ आया होगा। तो आज हम बात कर लेते हैं एक रूलर जिनका नाम है मालदेव। अब ये क्या आ गया, ये तो कर दिया ना हम, ये तो कर दिया, हाँ ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्लाइड है, चलो इसको हटा ही दो। अब हम थोड़ा सा मालदेव को डिस्कस कर लेते हैं, मालदेव को, देन हम इस सेशन को आज एंड करते हैं। उसके बाद हम अगले लेक्चर में जो है मैं रंजीत देव आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूंगा। रंजीत देव के बाद थोड़ा सा सिख रूल डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका थोड़ा सा जो है वो डोगरा रूल को डिस्कस करूंगा। फिर उसको डोगरा रूल को जम्मू के रिलेशन में हम रूलर्स वाइज जो है वो पढ़ेंगे। तो बस आपके इस पे हार्डली 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और आएंगे, बस इसके बाद जम्मू की हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मालदेव के लिहाज से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात कि इसका टाइम पीरियड क्या है। इसका टाइम पीरियड है आपका 1361 से आपका 1400 तक, हाँ 1400 तक इसका जो है वो टाइम पीरियड है, ठीक है। आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि जब देव डायनेस्टी का रूल यहाँ पे स्टार्ट होता है, देव डायनेस्टी जब यहाँ पे आ जाती है, तो देव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में सबसे अहम बात ये है कि देव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ना मुस्लिम्स लोगों का राइज होता है, राइज ऑफ मुस्लिम पावर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 840 एडी में ये लोग जो थे वो आ गए थे। तो मतलब कि 840 एडी के अंदर आपके जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी डायनेस्टी जो सरवाइव कर रही है वो आपकी गुप्ता डायनेस्टी है। तो मतलब वो भी आपके आखिरी मरहले पे है। मतलब गुप्ता डायनेस्टी भी एंशिएंट जो इंडिया है उसकी लास्ट डायनेस्टी है, फाइनल डायनेस्टी है। उसके बाद आपका जो है वो दिल्ली सुल्तनत जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो गुप्ता डायनेस्टी अपने आखिरी मरहले पे है, यानी कि आप दिल्ली सुल्तान जो है वो आ रहे हैं। 1206 में आपका दिल्ली सुल्तनत यानी कि दिल्ली शासन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सुल्तनत का एक सिलसिला जो है वो चल जाता है। उसके बाद आपको पता है खिलजी आते हैं, फिर उसके बाद आपके तुगलक लोदी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप मुस्लिम पावर्स है देव के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हो जाती है। तो आपके 1361 यानी कि मालदेव के टाइम पीरियड में दिल्ली में खिलजियों की हुकूमत है, खिलजियों की हुकूमत है। मतलब कि आपके जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अरे पद्मावत तो आपने देखी ही होगी, ठीक है। और फिल्मों से कभी हिस्ट्री को मत समझिएगा प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। फिल्मों से जो बंदा हिस्ट्री को मतलब समझता हो ना, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है वो, ठीक है। किताबों से समझिएगा, किताबों से हिस्ट्री समझी जाती है, फिल्मों से कभी हिस्ट्री नहीं समझी जाती, ठीक है। तो अब वो एक होता है भाई, थोड़ा इंटरटेन करने के लिए करना पड़ता है, हर चीज़ को तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ, खिलजियों की हुकूमत थी कब, मालदेव के टाइम पीरियड में। मालदेव के लिहाज से सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई ये बहुत ही विजनरी लीडर था, रूलर था, नॉट अ लीडर भी कह सकते हो भाई आप इसको, ठीक है। एक विजनरी रूलर था, एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था, लीडर भी कह सकते हो आप, एक विजनरी लीडर था। तो लीडर एक्चुअली हमारे एक वो हो गया ना, एक नैरेटिव बन गया कि लीडर वही होता है जो क्या करता है, घूस खाता है, करप्शन करता है, झूठ बोलता है, ठीक है। लाइक जो आपका चल रहा है इस वक्त, ट्रेंड चल रहा है। तो विजनरी रूलर था, कौन था, मालदेव एक विजनरी रूलर था, ठीक है। और उसके बाद इसके टाइम पीरियड को गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू हिस्ट्री,
गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू हिस्ट्री कहा जाता है मालदेव के टाइम पीरियड को। उसके बाद मालदेव के लिहाज से क्या इम्पोर्टेंट है, इसने अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करा कहाँ तक, अप टू ब्यास रिवर, अप टू ब्यास रिवर एंड अप टू सियालकोट तक। यानी कि आपका पंजाब का एरिया भी थोड़ा बहुत जो है ये मालदेव के पास है। तो पंजाब में कौन, मतलब कि सिख रूलर जो है वो पावरफुल है। तो मालदेव के टाइम पीरियड में देख लो आप कि सियालकोट तक इस बंदे ने जो है वो एरिया को कंक्योर कर रखा है, यानी अपनी टेरिटरी को कितना एक्सटेंड कर दिया मालदेव ने। तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट रूलर रहा होगा। अब इसकी अचीवमेंट क्या है, मालदेव ने पुरानी मंडी में एक चीज़ बनाई जिसका नाम रखा अमर क्षत्रिय सभा। ठीक है, क्षत्रिय क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्षत्रिय वो लोग होते हैं जो आर्मी में जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को। ठीक है, तो अमर क्षत्रिय सभा, तो ये रूलर्स जितने भी होते थे वो एक्चुअली क्षत्रिय जो था वर्ण था उससे हुआ करते थे। तो इसने एक बनाया क्या, पुरानी मंडी के अंदर, पुरानी मंडी में क्या बनाया, अमर क्षत्रिय सभा बनाई एक। ठीक है, उसके बाद मालदेव के टाइम पीरियड में क्या हुआ, मालदेव के टाइम पीरियड में ये हुआ कि तैमूर इन्वेडेड जम्मू, तैमूर इन्वेडेड जम्मू। ठीक है, तैमूर ने जम्मू लूटा वूटा। ठीक है, उसके बाद इसके लिहाज से क्या इम्पोर्टेंट है मालदेव के लिहाज से, और क्या तैमूर और क्या इम्पोर्टेंट है, मालदेव ने और क्या किया, मालदेव ने क्या करा कि मालदेव के टाइम पीरियड में एक चीज़ स्टार्ट हुई, थोड़ा सा टाइम लगना है, 5 मिनट। मालदेव के टाइम में क्या हुआ कि एक प्रथा स्टार्ट हुई जिसका नाम था राज तिलक ट्रेडिशन, राज तिलक प्रथा, ट्रेडिशन क्या, तो ट्रेडिशन, एक राज तिलक ट्रेडिशन स्टार्ट हुई। यानी कि मालदेव को क्या करा गया कि भाई विजनरी है, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, एरिया को एक्सटेंड किया है, तो लोग जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर हैं मालदेव के। अच्छे काम करने वालों के लोग फॉलोअर हुआ ही करते हैं। तो इसको क्या किया गया, एक प्लेट निकाली गई तवी से। तवी, आजकल का तवी तो इतना गंदा है भाई, उस वक्त का तवी बड़ा अच्छा खूबसूरत तवी था, अच्छा पानी था, साफ़ पानी था। तो वहाँ से एक प्लेट को निकाला गया, उस प्लेट को सजाया गया, उसके बाद क्या करा गया, उसको अखनूर में ले जाया गया, वहाँ पे क्या करा गया कि उस पे मतलब पूजा पाठ किया गया। देन उसके बाद मालदेव को उस प्लेट पे बिठाया गया, प्लेट पे बिठाने के बाद राज तिलक करा गया। राज तिलक करने के बाद क्या हुआ, तो वो उसके बाद क्या हुई, एक प्रथा बन गई, एक ट्रेडिशन बन गया। जो भी जम्मू के अंदर कोई भी राजा बनता था, उसके बाद कोई भी रूलर जब तख्त पे बैठता था, उसका सबसे पहले राज तिलक किया जाता। तो राज तिलक ट्रेडिशन स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। तो आपको पता है कि महाराजा गुलाब सिंह जब 1846 में जब महाराजा बने तो उनको सबसे पहले अखनूर ले जाया गया। अखनूर ले जाया गया किस बात के लिए, फॉर राज तिलक के लिए। ठीक है, आप पढ़ते होंगे किताब में कि राज तिलक। तो राज तिलक ये एक प्रथा स्टार्ट हुई थी जो मालदेव के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी। और मालदेव के लिहाज से मालदेव के टाइम पीरियड में और क्या चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई मालदेव के टाइम पीरियड में, जैसे मैंने आपको सबसे पहले मेंशन करा था कि 2 ट्राइब थे, खोखर्स ट्राइब और गुर्जर ट्राइब्स। 2 ट्राइब ने बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करा। तो वो जो ट्राइब थे उनमें जो खोखर ट्राइब्स था, मालदेव के साथ बहुत ज़्यादा ट्रबल उन्होंने क्रिएट करा, खोखर्स ट्राइब ने, स्पेशली खोखर्स ट्राइब ने। तो उनमें उनका एक लीडर था जिसका नाम था मलिक शेखा। तो मलिक शेखा ने बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिंग ट्रबल अगेंस्ट
देव, मालदेव, ठीक है, एक ये पॉइंट आप लिख लें, ठीक है। मलिक शेखा नाम का एक खोखर्स ट्राइब में एक लीडर था जो मालदेव के खिलाफ, मालदेव के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रबल क्रिएट किया, बहुत ही ज़्यादा तंग किया। देन उसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके टाइम पीरियड में जम्मू को जो है वो लूटा गया तैमूर द्वारा, जब 1399 में 1399 में जब तैमूर ने इंडिया को लूटा तो उसने जम्मू को भी यहाँ पे लूटा। तो वो किसका टाइम पीरियड था? मालदेव का टाइम पीरियड था। कुछ किताबों में लिखा आता है कि मालदेव उस वक्त मुसलमान हो गए थे, यानी कि इस्लाम को कबूल कर लिया था, कि तैमूर के डर से उस वक्त जो है वो मुसलमान हो गए थे। तो ये बिल्कुल मिथ है, ये सच नहीं है। तो जो एक हिस्टोरियन है, मुझे नाम उनका स्लिप हो गया दिमाग से, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि भाई ये बिल्कुल एक जो है वो मिथ है, ये उन्होंने डट करके मुकाबला किया था उस वक्त, तो वो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो काफ़ी सारी किताबों में ये बात जो है वो लिखी आती है, तो आप इस बात से कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि मालदेव आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, तो हम अगले लेक्चर्स के अंदर मिलते हैं। अब मैं आपके साथ रंजीत देव लेकर के आऊँगा, वो पढ़ाऊँगा। देन उसके बाद आपका थोड़ा सा सिख रूल डिस्कस करेंगे। देन हम कहाँ पे चल पड़ेंगे? डोगरा की तरफ। उसके बाद डोगरा को हम जो है वो थोड़ा सा जम्मू के जो है रिलेशन में डिस्कस करेंगे, कश्मीर के रिलेशन में सर ने आपके साथ कर दिया है। उसके बाद ये जम्मू की हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद देन हम फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, रब रखा, और पढ़ो और मेहनत करो।